नमस्कार, लोकतंत्र 2017 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइन से करेंगे। नहीं टूटेगी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह का दावा। पार्टी में सुलह की कोशिश जारी। 13 जनवरी को चुनाव चिन्ह पर निर्वाचन आयोग का फैसला। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी 2 दिनों के पंजाब दौरे पर। पार्टी प्रतिनिधियों से की मुलाकात। अधिकारियों से सुरक्षा और तैयारियों पर चर्चा। पंजाब और गोवा में नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन पर्चा लेने पहुंचे प्रत्याशी। 18 जनवरी तक भर सकते हैं पर्चा। और उत्तराखंड में प्रचार के लिए पार्टियों का सोशल मीडिया पर जोर। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप से प्रचार तेज। युवा वोटरों पर नजर। चुनाव आयोग ने वोट के लिए धर्म के इस्तेमाल के खिलाफ राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि ऐसे मामले सामने आने पर वो चुप नहीं बैठेगा और आचार संहिता और दूसरे कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई करेगा। आयोग ने राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर यह हिदायत दी है। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल और उनके नेता ऐसे बयान देने से बाज आएं जो धर्म के नाम पर शांति और भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हैं। आयोग ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए शांति जरूरी है। आयोग ने राजनीतिक दलों को इस बारे में एडवाइजरी जारी करने को भी कहा है। चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश का भी जिक्र है। इस आदेश में धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग और भाषा के आधार पर वोट मांगने को भ्रष्ट आचरण बताया गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 4 जनवरी से आचार संहिता लागू है। और आइए अब बात करते हैं पंजाब की। तो चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी 2 दिनों के पंजाब दौरे पर हैं। चुनाव आयोग ने पहले दिन राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। साथ ही चुनाव अधिकारियों से तैयारियों और सुरक्षा संबंधी जानकारी भी मांगी। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग के सामने कई शिकायतें की हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने ये उम्मीद जताई है कि चुनाव आयोग उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। भगवंत मान जो सभी जनसभाओं को संबोधित करते हुए बोल रहा है कि अब हमारे अकालियों के डले मारो, अब डलों की ब्लैक होगी। अब जो कोई मांगने जाएगा तो उसको ये बोलेगा कि मेरे पास तो डले कम हैं, मेरे को तो और चाहिए। ये इस तरह का माहौल पंजाब नहीं चाहता। तो ये वॉयलेंस भड़काने वाला जो वातावरण कांग्रेस और खास करके आम आदमी पार्टी के नेता बना रहे हैं, इस विषय को लिया है और उसमें भगवंत मान जिन्होंने डले मारने, पत्थर मारने की बात कही है, उनके संज्ञान में लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस पे एक्शन लेगी। हमारा जो फोकस था वो ये फोकस था कि किसी भी तरीके की गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल जो अगर रूलिंग पार्टी करती है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से वो एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात हमने जो है की है कि कोई भी ऐसी स्कीम और कोई भी ऐसा प्रलोभन सरकार जो सत्ता में है और जो पार्टीज हैं वो लोगों को ना दें। और पंजाब में नामांकन भरने की शुरुआत भी हो गई है। पहले दिन नामांकन की रफ्तार सुस्त रही, लेकिन कई सीटों पर बड़ी तादाद में उम्मीदवार पर्चे लेकर आए। 18 जनवरी तक पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए नामांकन भरे जाएंगे, जबकि 19 को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 जनवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन के सामने इस बार आम आदमी पार्टी भी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। और चुनाव आयोग ने मंगलवार को पंजाब में पुलिस महकमे के 8 आला अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसमें आईजीपी रैंक का अधिकारी भी शामिल है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नौनिहाल सिंह को पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है, जबकि गुरप्रीत सिंह गिल पटियाला में इंडियन रिजर्व बटालियन के नए कमांडेंट होंगे। दूसरे पुलिस अधिकारी पंजाब पुलिस सेवा कैडर के हैं। पंजाब में 4 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने।
और इसी बीच राजनीतिक दलों की ओर से भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपने गृह क्षेत्र लंबी से उन्होंने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। वो पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल ने अकाली सरकार में हुए कामों का जिक्र किया और अपने विकास के कामों के आधार पर जनता से वो वोट मांग रहे हैं। और बुलेटिन में हम आगे बात करेंगे अलग अलग शहरों में मौजूद हमारे संवाददाताओं से, लेकिन फिलहाल चलते हैं गोवा। तो गोवा में नामांकन भरने की शुरुआत हो गई है। हालांकि पहले दिन नामांकन पत्र लेने वालों की रफ्तार सुस्त रही, लेकिन चुनाव आयोग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी गहमा-गहमी देखने को मिलेगी। प्रदेश की सभी 40 सीटों के लिए 18 जनवरी तक उम्मीदवार पर्चे भर सकते हैं। जिला मुख्यालयों में आज नामांकन पत्र लेने का काम शुरू हो गया। ज्यादातर उम्मीदवार आज सिर्फ नामांकन पर्चे लेने आए, लेकिन भरकर जमा नहीं किया। चुनाव अधिकारियों का मानना है कि 2-4 दिनों में नामांकन पत्र भरने की रफ्तार तेज होगी। Nomination process already started since I am arrow from Nuwe and Veri constituencies. 6 nomination forms has been taken from the Nuwe constituency and 2 forms has been collected from the Veri constituency. Nobody has come back to file a nomination yet. आम आदमी पार्टी के 2 लोग लेके गए हैं और मारगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का लेके गया है और मारगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का भी लेके गया है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवार आज चुनाव आयोग के दफ्तर से नामांकन पत्र लेकर गए। पीठासीन अधिकारियों के मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्था चाक चौबंद है और हर केंद्र पर उम्मीदवारों की सुविधा का ख्याल रखा गया है। Today is the first day for acceptance of nominations for general elections 2017 in South Goa district and Goa also. We have 14 returning officers who will be looking after the 21 assembly constituencies in South Goa. गोवा की सभी 40 सीटों के लिए 18 जनवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकते हैं, जबकि 19 जनवरी को पर्चों की जांच होगी और 21 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। 5 राज्यों में सबसे पहले 4 फरवरी को गोवा और पंजाब में मतदान है। संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, गोवा। और गोवा में चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों की सभी रैलियों पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नजर रखेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि वो हर रैली पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखेगा। लाइव स्ट्रीमिंग का जिम्मा उड़नदस्तों को दिया गया है, जो कि हर रैलियों पर विशेष कैमरों की नज़र से इनके विजुअल्स चुनाव आयोग तक पहुंचाएंगे। और यही नहीं, रैलियों के अलावा चुनाव आयोग हमेशा की तरह सभी पोलिंग स्टेशनों पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नज़र रखेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पहले चुनावी रैलियों पर वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी रखी जाती थी, लेकिन आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इस बार हर रैली पर लाइव नज़र रखी जाएगी। और अब बात उत्तर प्रदेश के दंगल की। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर कहा है कि वो पार्टी को टूटने नहीं देंगे। बुधवार को दिल्ली रवाना होने से पहले लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव को सारे विवाद की वजह बताया। समाजवादी पार्टी के अंदर उठे विवाद पर मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि वो पार्टी को एक रखना चाहते हैं। उन्होंने दोहराया कि अखिलेश यादव ही पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। मुलायम ने दावा किया कि वो पार्टी को बचाना चाहते हैं और इसके लिए सब कुछ करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि पार्टी पार्टी को कर रहे हो, न तो समाजवादी पार्टी नाम बदल रही और न हम बदल रहे। मुलायम सिंह ने कहा कि रामगोपाल यादव अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रामगोपाल ने चुनाव आयोग से मोटरसाइकिल का चुनाव चिन्ह मांगा है। साथ ही दावा किया कि वो न पार्टी का नाम बदलेंगे और न ही चुनाव चिन्ह। 3 बार आपने देख लिया होगा, मुझे 4थी बार का मुझे पता है और 3 बार का पूरा देश पता है। हमने क्या कहते हमें छुड़ाएंगे आपके बहू का लड़का जो हम छुड़ाएंगे।
इससे पहले मंगलवार को मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच हुई बैठक के बाद पार्टी का विवाद सुलझ जाने के आसार बने थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। समाजवादी पार्टी का विवाद अगर खत्म नहीं होता तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इधर साइकिल चुनाव चिन्ह के मसले पर चुनाव आयोग 13 जनवरी को अपना फैसला सुना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पूरे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी कृति मिश्रा। कृति, मुलायम सिंह तो कह रहे हैं कि वो पार्टी को नहीं टूटने देंगे, चुनाव चिन्ह भी वही रहेगा, पार्टी का नाम भी वही रहेगा, पार्टी एक रहेगी। लेकिन अखिलेश खेमे की ओर से क्या कोई रिएक्शन आया है? रामगोपाल यादव खेमे से कोई रिएक्शन आ पाया क्या? लेकिन वहीं जहां अखिलेश खेमा है वो लगातार 3 प्लान पर काम कर रहा है। पहला प्लान उनका ये है कि वो किस तरह से अपना मैनिफेस्टो बनाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करे। स्मार्टफोन तो एक उनका हाईलाइट है ही। दूसरा, जिस तरह से तमिलनाडु में जयललिता ने जितनी सर्विसेज और स्कीम शुरू की थी, उस तर्ज पर भी वो कई चुनावी वादे अपने मैनिफेस्टो में कर सकते हैं। दूसरा, वो कांग्रेस के साथ अलायंस करने में बहुत जल्दी कोई ना कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं। और तीसरा, जितना उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी पार्टी हैं उनके साथ भी या वो विलय करवा सकते हैं अपनी पार्टी में, या उनके साथ अलायंस कर सकते हैं। लेकिन दीपक, अभी ये बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव अपनी अगली राजनीतिक चाल चलेंगे ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उनको एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जो अंत तक अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। जी दीपक। बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी में बीजेपी तकरीबन 14 साल से सत्ता से बाहर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके बाद पार्टी प्रदेश की सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर पार्टी नेता कलराज मिश्र से लखनऊ में बात की हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने। मेरे साथ हैं कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा जी। सर, हम उत्तर प्रदेश में हैं अभी, किस तरह का चुनावी फायदा आपको लगता है कि आपको मिल सकता है जो समाजवादी पार्टी में झगड़ा चल रहा है उससे? देखिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं और आम जनता तक हम पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए हमने कौन से कार्यक्रम अपनाए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में जाकर बता रहे हैं। ये पार्टियां जो अंतर्कलह के कारण टूट रही हैं, तो जनता के मन के अंदर और विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है कि केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके माध्यम से प्रदेश को, हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकते हैं। आपके पास चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है? हमारे यहाँ पार्टी के काम करने का अपना एक तरीका है। पार्टी जिसको सुनिश्चित करेगी वही हमारा नेता होगा, और इसलिए पार्टी हमेशा कमल के निशान को ही अपना उम्मीदवार बनाकर काम करने की बात कहती है। आपको क्या लगता है कि किस तरह का प्रभाव नोटबंदी डालेगा, क्योंकि जो छोटे बिजनेस हैं वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये बात सही है कि थोड़ी कठिनाई आई है। प्रारंभ में मजदूर छोड़कर कुछ बाहर गए, लेकिन क्रमशः लोग आना शुरू हो गए हैं, काम करना शुरू हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग चलने लगी है, और मुझे पूरा विश्वास है कुछ दिन के अंदर पूरी करेंसी मार्केट में आ जाने के पश्चात जब सर्कुलेशन हो जाएगा, हो रहा है क्रमशः, तो निश्चित रूप से पूर्व की स्थिति फिर से निर्माण हो जाएगी। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अजय राय पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। वाराणसी लोकसभा सीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो कांग्रेस उम्मीदवार भी रहे थे। वाराणसी की पिंडरा विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। वाराणसी में चुनावी समीकरण, पार्टी की तैयारियों और चुनावी मुद्दों पर दिल्ली में उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता जैगम मुर्तजा ने। हम इससे बात करेंगे यूपी में कांग्रेस के पर्सपेक्टिव पर और उनकी इलेक्शन की तैयारियों पर। अजय राय जी बनारस से विधायक हैं, पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वहाँ क्या मुद्दे हैं, क्या स्थिति है वहाँ? देखिए, मुद्दे निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आए और जिस उन्होंने बनारस को क्वेटो बनाने की बात, बनारस को सुंदर बनाने की बात, बनारस को एकदम पूरी दुनिया से एक अलग शहर बसाने की बात बोला था, उस पर थोड़ा सा भी कोई भी प्रगति नहीं हुई, कोई भी काम नहीं हुआ। बनारस जैसे था उससे और ख़राब स्थिति में खड़ा है। जब पूर्वांचल में बेरोजगारी, पलायन और बुनकरों की समस्या, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं,
इन पे आपका क्या रुख है और कैसे इन्हें जो है आप सॉल्व आउट कर पाएंगे या से नोटबंदी के बाद ये स्थिति हो गई कि लोग अपने परिवार को, घर को चला पाने में ही नहीं सफल हो पा रहे हैं। हमारे यहाँ ईंट के भट्टे काफ़ी हैं, ब्रिकफील्ड्स हैं, बंद हो चुके हैं, लगभग बंद हैं और बहुत बुरी स्थिति है क्योंकि उनको लेबरों को पैसा देना होता है। बुनकरों का तो पूरा का पूरा बेहाल है। बुनकर उनकी जो साड़ियाँ जो बनकर तैयार हैं, जो बाहर उनकी जाती थी साउथ में, बाहर जो महाराष्ट्र जाती थी, सारी साड़ियों की डिमांड ख़त्म हो गई। तो आपको नहीं लगता कि टिकट डिक्लेयर करने में, कोalition की बात करने में, इन सब चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा टाइम निकाल दिया? पहले से होते, पहले टिकट फाइनल हो गए होते तो पहले ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाते आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी तैयारी पहले से चल रही है। ग्राउंड पे हमने अभी राहुल जी पूरे यूपी को भी उन्होंने महीनों समय दिया, 26-27 दिन पूरा यूपी को समय दिया किसान के कर्ज के माफ़ी के उस पर लगकर। हमारी ज़बरदस्त तैयारी है और चाहे कोलिशन होगा तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो भी हमारे सब लोगों के लिए मजबूती के साथ हम लड़ेंगे चुनाव। तो ये थे अजय राय जो हमसे बात कर रहे थे यूपी इलेक्शन की तैयारियों पर। जैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और आइए अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन हलचल वहां तेज हो चुकी है। 4 और 8 मार्च को 2 चरणों में वहां मतदान होने हैं। मणिपुर में इस बार के चुनाव को काफी दिलचस्प माना जा रहा है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ मणिपुर से जुड़ चुके हैं। उनसे मणिपुर की राजनीति और वहाँ के मुद्दों पर बातचीत करते हैं। अखिलेश, हालांकि अभी दूर हैं वहाँ मतदान की जो डेट है, और उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के जो राजनीति चल रही है उसमें दबा हुआ सा लग रहा है मणिपुर, लेकिन आप वहाँ पहुँचे, किस तरह के मुद्दे आपने देखे और राजनीति किस तरह की देखी? देखिए दीपक, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ का है वह है ब्लॉकेड का। ब्लॉकेड नगा जो लोग हैं, नगा लोग ने एक ब्लॉकेड पूरा नेशनल हाईवे 39 है, उस नेशनल हाईवे 39 को जाम कर रखा है। इसके चलते नगा और मैतेई और कुकी जो तीन जो महत्वपूर्ण समुदाय हैं, उनके बीच एक तरह का मनमुटाव की स्थिति है। वो नगा लोगों ने जो जाम किया है, उनका कहना है कि जो लगातार कहने के बावजूद, लगातार मना करने के बावजूद नगा बहुल जो जिले थे, उन जिलों को 7 विभागों में बांट दिया गया है, 7 जिलों में विभाजित कर दिया गया है। इसके चलते उनके अंदर काफी क्षोभ है। तो इस मांग को लेकर उन्होंने ब्लॉकेट कर रखा है और अभी तक न तो केंद्र सरकार ने कोई हस्तक्षेप किया है, न ही राज्य सरकार ने कोई हस्तक्षेप किया है। और यह एक बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है नगा में, और आगे आने वाले दिनों में लगता यह है कि यह ध्रुवीकरण बढ़ता जाएगा नगा बनाम अदर्स के रूप में। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और वाकई में मणिपुर में ये देखना होगा जिस तरह से वहाँ पर नाकेबंदी की गई है, आर्थिक नाकेबंदी वहीं के स्थानीय लोगों के द्वारा, वो कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है और सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा चुनाव आयोग के सामने। और अब आइए चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों का धुआंधार प्रचार हफ्तों पहले से जारी है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में वर्चुअल दुनिया में भी लड़ाई लड़ी जा रही है। हर बड़ी पार्टी ने सोशल मीडिया पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को इस मुहिम में लगा दिया है और फेसबुक, ट्विटर से लेकर बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों का वॉर रूम इन दिनों सोशल मीडिया की हलचलों से पटा है। मामला किसी दूर दराज की सीट का हो या फिर शहरी इलाकों का, पार्टियों के संदेश देहरादून में बैठे बैठे भेजे जा रहे हैं। यह है प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय। चुनावी मौसम में इन दिनों सैकड़ों नौजवान फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर मोर्चा संभाले हुए हैं। हम लोग विधानसभा ब्लॉक स्तर तक हम लोगों ने अपनी टीमों का गठन कर लिया है और जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, हमारा फोकस मेन हमारी उपलब्धियों की तरफ है। जिस प्रकार भाजपा का रुझान केवल और केवल दुष्प्रचार पे है, ये भी करना है कि जो वो दुष्प्रचार कर रहे हैं उनका उनकी भाषा में जवाब दिया जा सके, और वो हम जवाब दे रहे हैं और हमारी टीमें सक्षम है इस बात का काम करने के लिए। यही तस्वीर बीजेपी दफ्तर में भी देखने को मिलती है। हर तरफ एक ही नजारा है। बीजेपी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत और कामकाज को सोशल मीडिया पर पेश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभियान छेड़े हुई है।
तो भारतीय जनता पार्टी इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर अपना कैंपेन चलाने के लिए बहुत तीव्रता से और बहुत प्रखरता से काम कर रही है। और हमारा जो आईटी प्रकोष्ठ है और जो आईटी का मीडिया हमारा सेल है, वो हर विधानसभा वार हमने जिम्मेवारी दी है। हर विधानसभा में हमने मीडिया प्रकोष्ठ बनाया है, उसमें आईटी सेल अलग से बनाया गया है। असल में पिछले कुछ चुनावों से सोशल मीडिया की ताकत का कुछ राजनीतिक पार्टियों ने काफी बेहतरीन इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि उत्तराखंड चुनाव में इस बार आईटी सेल अहम भूमिका में है। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का चुनाव नतीजों पर गहरा असर होने वाला है। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी सारी ताकत सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार में झोंक दी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में पार्टियां कामयाब होती हैं या नहीं। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सरकारी विकास के दावों की पोल खुलती जा रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित तमाम मूलभूत जरूरतों को तरसते गांवों ने अब विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। सिर पर घरेलू सामान का बोझा लिए ये महिला कई किलोमीटर पैदल चलकर आ रही है और उसे अब भी लंबा सफर पैदल ही तय करना है। बस्ता लिए पहाड़ी रास्तों की चढ़ाई करते इन बच्चों का ज्यादातर वक्त घर से स्कूल और स्कूल से घर आने जाने में ही जाया हो जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के भैंसिया छाना ब्लॉक के 10 गांव आज भी सड़क से मीलों दूर हैं। सड़क न पहुंचने से इन गांवों में न विकास पहुंचा, न शिक्षा और न स्वास्थ्य। जी नेता आज आएंगे, वो कह जाएंगे महाराज ये रोड बन जाएगी, इतना रुपया हम ये दे देंगे, तो वो रुपया आता है या नहीं आता है इसका कोई पता नहीं। वो कहाँ जाता है और रुपया पता नहीं। रोड जैसे है वैसे ही है। सरकारी कागजों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 10 गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए मगलता से त्रिनोली तक 18 किलोमीटर लंबी सड़क का सर्वे हो चुका है। बावजूद इसके गांव सड़क से आज भी 5 से 15 किलोमीटर दूरी पर हैं। हमारे इलाके में आज 36 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हो गए, आखिर हम गड्ढे के गड्ढे में रह गए। हम इंसान नहीं, हम इस भारत के रहने वाले नहीं, हम उस भारत के निवासी नहीं। थक हार कर भैंसिया छाना ब्लॉक के 10 गांवों के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने मिलकर बैठक की और सड़क न मिलने की सूरत में चुनाव बहिष्कार का प्रस्ताव रखा। 21 तारीख को बहिष्कार करेंगे चुनाव का, क्योंकि हम लोगों को रोड की परेशानी है और यहाँ की जो है लड़कियों की शादी हो नहीं पाती है रोड के बिजार, और हम लोगों को बहुत परेशानी है। ग्रामीणों की धमकी प्रशासन के कानों तक पहुंची तो गांव वालों से बातचीत की कोशिश की जा रही है। हमारे द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर्स, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स, हमारे सीओ साहिबान सबके द्वारा जो हमारे विभिन्न विभागीय अधिकारी हैं उन लोगों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जा रही है। सड़क पर ग्रामीणों का जोर इसलिए भी है क्योंकि स्थानीय काश्तकार बड़ी मात्रा में फल और सब्जी का उत्पादन करते हैं, लेकिन सड़क के अभाव में उनका माल मंडियों तक पहुंच ही नहीं पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो लोकतंत्र 2017 के आज के सफर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।